हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोल वर्ड। ठीक है, सो उसके रिलेटेड सारी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे अगर कंट्रोल वर्ड आया, उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आई पेपर में तो कैसे लिखना है, और कैसे आप एक 7 मार्क क्वेश्चन या कितने भी मार्क का क्वेश्चन आप अच्छी वे में लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है डेफिनेशन के साथ में। ठीक है, और हम अंडरस्टैंड भी करेंगे साइड बाय साइड कि कंट्रोल वर्ड क्या है और ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल निभाता है। सो व्हाट इज कंट्रोल वर्ड? सबसे पहले कंट्रोल वर्ड क्या होता है, एक समझ लो आप, एक बाइनरी पैटर्न होता है जिसमें 0 और 1 होता है। बट वो बाइनरी पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, मैंने जो अभी बताया वही है। तो मतलब कंट्रोल वर्ड अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि इंटरनल हार्डवेयर को बताता है कि अभी आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और वो पूरा का पूरा पूरा कंट्रोल वर्ड अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सो बट अभी कंट्रोल वर्ड की जरूरत क्यों है? वाई कंट्रोल वर्ड इज नीडेड? ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे स्मॉल ऑपरेशन होते हैं जिसको एक इंस्ट्रक्शन में हमको एग्जीक्यूट करना रहता है, जैसे कि डेटा को मूव करना, डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव कराना, कोई 2 नंबर का एडिशन करना, या रीडिंग कराना मेमोरी से। तो जो यूनिट जो कंट्रोल यूनिट है वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए ऑपरेशंस के साथ में। ठीक है, तो दैट इज वाई कंट्रोल वर्ड का होना बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल वर्ड एक्टिवेट करता है कुछ सर्टन कंट्रोल सिग्नल्स को, जैसे कि राइट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, या फिर जैसे कि रीड। तो ये सारे कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं जब कंट्रोल वर्ड कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन, मतलब स्पेसिफिक ऑपरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसीलिए कंट्रोल वर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक कंट्रोल वर्ड में होता क्या है। सो यहाँ पे डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ कंट्रोल वर्ड इज मेड अप ऑफ कंट्रोल बिट्स। तो कंट्रोल वर्ड कंट्रोल बिट्स से बना हुआ है। ईच बिट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑपरेशन। मतलब जो पूरा ऑपरेशन है उसको, ये देखो, पूरा ऑपरेशन को हम तोड़ देते हैं माइक्रो ऑपरेशंस में। ठीक है, तो वो कंट्रोल किया जाता है, सच एज रजिस्टर ट्रांसफर, ALU ऑपरेशंस, माइक्रो रीड राइट, ओके, बस सिलेक्शन। तो ये सारा कुछ क्या होता है, कंट्रोल वर्ड में होता है। तो बिट्स क्या कंट्रोल कर सकती है? सबसे पहले यहाँ पे दिया है रजिस्टर ट्रांसफर। तो रजिस्टर ट्रांसफर की क्या लाइक स्पेसिफिकेशंस होगी, जैसे कि लोड करना, क्लियर करना, इंक्रीमेंट करना। ठीक है, अभी ALU कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा? ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड कराना और कराना, 2 ऑपरेशन में। मेमोरी रीड राइट, ठीक है, मेमोरी से रीड कराना है, मेमोरी से राइट कराना है। बस सिलेक्शन, ठीक है, कि कौन सी लाइक एड्रेस ट्रांसफर करना है या डेटा ट्रांसफर करना है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर ट्रांसफर के अंदर लिख देती हूँ, आप लिख सकते हो लोड कराना, क्लियर कराना, या फिर इंक्रीमेंट कराना। ठीक है, तो ये आता है रजिस्टर ट्रांसफर के अंदर। ALU ऑपरेशंस कौन से होते हैं? ALU ऑपरेशंस में आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में? ऐड कराना, सब्ट्रैक्ट कराना, ठीक है, एंड, और ये सब। तो और यहाँ पे एक पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच बिट हर एक बिट इक्वल्स टू 1 कंट्रोल सिग्नल। यहाँ पे हर एक बिट एक कंट्रोल सिग्नल को बताता है। ठीक है, और एंटायर कंट्रोल वर्ड मतलब क्या? सेट ऑफ सिग्नल्स फॉर 1 स्टेप, मतलब एक स्टेप, एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमको एक पूरा कंट्रोल वर्ड लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंटायर कंट्रोल वर्ड, मतलब एक बिट ही एक कंट्रोल सिग्नल को बताता है। तो पूरा कंट्रोल वर्ड मतलब क्या होता है? पूरा कंट्रोल वर्ड इक्वल्स टू सेट ऑफ सिग्नल्स फॉर 1 स्टेप। 1 स्टेप मतलब एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए पूरे इंस्ट्रक्शंस का जमा, मतलब एक सेट में
ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोल वर्ड। अभी बिट से ही बनता है कंट्रोल वर्ड, और हर एक बिट क्या बताता है, सिग्नल, और वो सारे सिग्नल सेट में बनके क्या बनता है, कंट्रोल वर्ड। एक स्टेप के लिए, मतलब कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो तो उसके लिए। ठीक है, तो ये है कि कंट्रोल वर्ड के अंदर क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि कंट्रोल वर्ड कैसे काम करता है। सबसे पहले सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, जैसे कि सीपीयू ने रिसीव किया कि मुझे ऐड करना है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो ब्रेक करता है इतने पूरे ऑपरेशन को छोटे छोटे स्टेप्स में, माइक्रो ऑपरेशंस में। ठीक है, एंड हर एक स्टेप के लिए एक कंट्रोल वर्ड जनरेटेड होता है। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या होता है, हार्डवेयर एग्जीक्यूट्स ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल वर्ड। फिर जो हमारा हार्डवेयर है वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लेता है जैसे जैसे कंट्रोल वर्ड बताता है वैसे वैसे। तो हाँ, यहाँ पे सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन फेच होता है, फिर कंट्रोल यूनिट उसको ब्रेक करता है माइक्रो ऑपरेशंस में, फिर हर एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए कंट्रोल वर्ड जनरेट होता है, और फिर हार्डवेयर उस वे में एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, तो ये है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि लोड कराना हो, ठीक है, जैसे कि सीपीयू सपोज अ सीपीयू स्टेप्स नीड टू, मतलब अगर सीपीयू को सबसे पहले लोड कराना हो, लोड डेटा इनटू रजिस्टर ए, ये एक माइक्रो ऑपरेशन है कि डेटा रजिस्टर ए में लोड कराना। उसके बाद में दूसरा है परफॉर्म एडिशन, परफॉर्म करना इन ALU। ठीक है, ALU में एडिशन परफॉर्म कराना। तीसरा है स्टोर रिजल्ट इन रजिस्टर बी, और रजिस्टर बी में फिर जो रिजल्ट मिला उसको स्टोर कराना है। तो आपका कंट्रोल वर्ड कैसे दिखेगा, ठीक है, तो कंट्रोल वर्ड देखो, अभी हर एक ये चीज है, तो आपको आप सबको एक बिट, मतलब इन सबको एक बिट असाइन होगी। जैसे कि लोड ए, LOAD, लोड ए, फिर यहाँ पे ALU ऐड, और फिर यहाँ पे लोड बी। तो यहाँ पे हर एक चीज के लिए एक बिट असाइन होगी। जैसे कि लोड ए के लिए 1 बिट असाइन होगी, ALU ऐड के लिए 1 बिट असाइन होगी, और लोड बी के लिए 1 बिट असाइन होगी। ठीक है, तो ऐसी सारी बिट्स असाइन होगी। तो आप बताओ कि कंट्रोल वर्ड क्या रहा। तो यहां से मैं इजीली बता सकती हूँ कि बाइनरी कंट्रोल वर्ड है, बाइनरी कंट्रोल वर्ड इज इक्वल्स टू 111। ठीक है, और ये सीपीयू को बताता है कि ये 3 सिग्नल एक्टिवेट हो गए हैं एक क्लॉक साइकिल में। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि कैसे कंट्रोल वर्ड वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आप ये एग्जाम्पल पेपर में भी लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन के साथ, वर्किंग के साथ एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे मार्क्स आपका, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं इससे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल वर्ड, अभी हम कंट्रोल वर्ड के टाइप्स को पढ़ते हैं। तो कंट्रोल वर्ड में 2 टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल वर्ड, वर्टिकल कंट्रोल वर्ड। तो हॉरिजॉन्टल सबसे पहले पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल वर्ड इज लॉन्ग एंड डायरेक्टली कंट्रोल वर्ड्स, डायरेक्टली कंट्रोल सिग्नल, मतलब ये बड़ा सा रहता है हॉरिजॉन्टल वे में, और ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है सिग्नल को। वर्टिकल कंट्रोल वर्ड इज शॉर्टर, इनकोडेड। ठीक है, मतलब जो वर्टिकल रहता है कंट्रोल वर्ड वो थोड़ा छोटा रहता है और इनकोडेड रहता है। रिक्वायर्स डिकोडिंग बट सेव्स मेमोरी, मतलब इनकोडिंग मतलब डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते, उसको पहले डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बट ये मेमोरी को बहुत सेव कराता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको और एक्स्ट्रा में लिख देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तो है ही कि ये बड़ा है कंट्रोल वर्ड, और हर एक बाइट, ओके ठीक है, एंड डायरेक्टली सो या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल वर्ड
ये तो आपको पता है कि ये जो कंट्रोल वर्ड है ये बड़ा होता है, ठीक है, साइज में। और दूसरा है ईच बिट डायरेक्टली कंट्रोल्स वन सिग्नल। एक बिट डायरेक्टली एक सिग्नल को कंट्रोल कराता है। और दूसरा है कि फास्टर बट रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर। कंट्रोल वर्ड फास्टर है बट हार्डवेयर की बहुत नीड है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है? थर्ड है यूज्ड इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट्स। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स में ये यूज होता है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये कंट्रोल वर्ड के बारे में है, ठीक है। अभी हम वर्टिकल कंट्रोल वर्ड के बारे में समझते हैं, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। वर्टिकल कंट्रोल वर्ड ये क्या होता है? ये शॉर्टर होता है और इनकोडेड फॉर्म में होता है, स्लाइड में ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ पे डिकोडिंग मतलब एग्जीक्यूशन के पहले डिकोडिंग की जरूरत है। और ये मेमोरी को सेव करता है, सेव्स मेमोरी। यहाँ पे एक पॉइंट ये छूट गया था कि जो कंट्रोल वर्ड है वो थोड़ा सा स्लाइटली स्लोअर रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लोअर रहता है, तो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। अभी एक और चीज है कि जो कंट्रोल वर्ड है वो कहाँ पे यूज्ड होता है? तो माइक्रो कंट्रोल यूनिट में यूज होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में यूज होता है, कंट्रोल मेमोरी मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज में यूज होता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूँ, ठीक है, दैट वेयर इज कंट्रोल वर्ड यूज्ड। कहाँ पे कंट्रोल वर्ड यूज्ड होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में इसका यूज है। थर्ड है कंट्रोल मेमोरी या आप बोल सकते हो माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज में। माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज में इसका यूज है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कंट्रोल वर्ड वर्सेस माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या है, ठीक है। एक शॉर्ट कंपैरिजन है, अगर आपको आया तो आप लिख सकते हो। कंट्रोल वर्ड इज अ बाइनरी पैटर्न दैट डायरेक्टली कंट्रोल्स हार्डवेयर फॉर वन क्लॉक साइकिल। ये आपको पता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी, मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है एंड प्रोड्यूसेस कंट्रोल वर्ड अलोंग विथ सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है और वो कंट्रोल वर्ड प्रोवाइड करता है सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन के साथ में। मतलब इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन होगी और दूसरा कौन सा कंट्रोल वर्ड होगा इसके बारे में। तो कंट्रोल वर्ड ये है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब ये कंट्रोल मेमोरी में होता है और कंट्रोल वर्ड को प्रोड्यूस करता है सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन के बाद में कि इसके बारे में कौन सा कंट्रोल वर्ड होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये है। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ गया होगा। ओके, सो अभी एक डायग्राम समझते हैं। सो कंपैरिजन में आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अभी एक डायग्राम ड्रॉ करना है कंट्रोल वर्ड का सीपीयू में कैसा होता है, तो वो डायग्राम ऐसा रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। कंट्रोल वर्ड इन सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर कंट्रोल वर्ड कैसे रहेगा, इट इज फॉर दैट।
ओके, सो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद में आपको कुछ ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, सो 10 ब्लॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। तो लेट्स काउंट कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, करेक्ट। तो ये ब्लॉक्स है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 0, मतलब कोई भी रैंडम बाइनरी सीक्वेंस आपको लिखना है, जैसे कि 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं बिट काउंटिंग, जैसे कि यहाँ पे है बिट 10 9 8 7 6 5। तो ये सारी बिट नंबर है, 6 5 4 3 2 1, मतलब इतनी बिट है। बिट 0, बिट 9, बिट 8, बिट 7, ऐसे सारे। अभी हर एक बिट कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। लेट्स सी कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बिट है ये परफॉर्म कर रही है ऑपकोड, ठीक है। सो यहां से चल रहा है ऑपकोड। फिर ये जो बिट है ये परफॉर्म कर रही है एएलयू कंट्रोल, एएलयू कंट्रोल, ठीक है। और फिर ये जो बिट है ये कर रही है रजिस्टर राइट। और फिर ये जो बिट है ये परफॉर्म कर रही है मेमोरी रीड। और फिर ये है मेमोरी राइट। एंड देन ये है ब्रांच, ठीक है। ये है ब्रांच। तो यहाँ पे 1010 का क्या है, ऑपकोड है। तो वो अगर मिला है तो इट इज 1, ठीक है। तो पूरा बिट उसमें ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे एएलयू का कंट्रोल हो रहा है, सो इट इज 1। तो ऐसे इसमें है। तो आप देख सकते हो कि टोटल 10 बिट कंट्रोल वर्ड है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं ये डायग्राम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप भी पेपर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना है ऑपकोड के बारे में कि ऑपकोड क्या है, ठीक है। तो हम ऑपकोड के बारे में डेफिनेशंस में पढ़ेंगे, बट अगर आप कंट्रोल वर्ड इन सीपीयू ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आप ऑपकोड के बारे में लिखो कि ये करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए पहले, जैसे कि एडिशन कराना चाहिए, सब्ट्रैक्शन कराना चाहिए, लोड कराना चाहिए या स्टोर कराना चाहिए। मतलब इट इज लाइक टेलिंग सीपीयू कि अभी आपको क्या वर्क कराना है, तो ये ऑपकोड करता है। तो आप लिखना ऑपकोड और ये सारे पॉइंट्स लिखना, ठीक है। उसके बाद में आप लिखना, आप हेडिंग डालना एएलयू कंट्रोल के बारे में। और एएलयू कंट्रोल में सबसे पहले लिखना कंट्रोल्स द एएलयू, और एएलयू का फुल फॉर्म लिखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये डिसाइड करता है कि आपको क्या कैलकुलेशन परफॉर्म कराना है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और क्या कराना है। फिर यहाँ पे है रजिस्टर राइट। तो यहाँ पे रजिस्टर राइट जो है वो 1 बिट का रहेगा। और जो डेटा, मतलब रजिस्टर राइट मतलब जो डेटा आप रजिस्टर में लिखोगे उसको बोलते हैं रजिस्टर राइट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रजिस्टर राइट है वो है 0, मतलब आप कोई राइटिंग परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। बट अगर इसके जगह रजिस्टर राइट 1 रहता तो इसका मतलब है कि आपको रजिस्टर में कोई डेटा को राइट करना है। बट यहाँ पे 0 है, मतलब कोई राइटिंग होने नहीं वाली है। तो यहाँ पे वैसा ही है, ऑपकोड अगर 0 है तो कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला, कोई डिकोडिंग नहीं होने वाली। तो जहां जहां 1 है मतलब वो चीजें एक्टिवेटेड है। जो जो 0 है मतलब वहां पे कुछ होने नहीं वाला है। जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर राइट में 0 है, मतलब राइटिंग परफॉर्म रजिस्टर में नहीं होने वाली। अब यहाँ पे देखो मेमोरी रीड। अब मेमोरी रीड में 1 है, मतलब सीपीयू रीड करेगा डेटा मेमोरी से,
ठीक है, सीपीयू क्या करेगा, रीड करेगा डेटा मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी रीड में 1 है और अगर 0 होता तो कोई रीड परफॉर्म नहीं होता। अभी आप देख लो मेमोरी राइट, वहां पे भी 1 है, मतलब सीपीयू राइट करेगा डेटा मेमोरी से। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच में भी 1 है, ब्रांच मतलब 1 है, मतलब सीपीयू एक ब्रांच ऑपरेशन मतलब जंप करेगा अनदर इंस्ट्रक्शन में। अभी वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है वो आपको प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, अब ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, इफ की कंडीशन, लूप की कंडीशन, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और अच्छी से आपको एक्सप्लेन करना है। ऑपकोड, एएलयू कंट्रोल, रजिस्टर राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ब्रांच, और उसके बाद में आपको एक शॉर्ट समरी में ऐसा लिखना है कि जो कंट्रोल वर्ड होता है वो सेट ऑफ बिट होता है जो कि कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू के, और सीपीयू को बताता है कि आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या कराना है वो भी बताता है। तो कौन बताता है, कंट्रोल वर्ड बताता है। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक कंट्रोल वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको समझ ही गया होगा कि कंट्रोल वर्ड अगर आया तो आपको किस हिसाब से चीजें लिखनी है। डेफिनेशन, क्यों जरूरत है, क्या उसमें है, क्या वर्किंग है, फिर एक एग्जाम्पल, फिर टाइप्स क्या होते हैं, आप ये अच्छी से एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में। ठीक है, कहाँ इसका यूज है, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन, अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप खुद के बुक से भी उठा के कंपैरिजन देख सकते हो कंट्रोल वर्ड और माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। उसके बाद में अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि पहले आपको डायग्राम से स्टार्ट करना है या पहले सारी डेफिनेशन से चीजें स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो लास्ट में भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कि स्टैक की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि स्टैक क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और वो प्रिंसिपल का क्या नाम है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी ये नाम भी कैसे पड़ा, देखो यहाँ पे ऐसे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप कोई भी चीजें डालो, जैसे कि अभी मैंने ए डाला तो ए ऐसे रीच करेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बी डाला, आप याद रखो सीक्वेंस, पहले मैंने ए डाला है, अभी मैं बी डालूंगी तो बी ऐसे होके आएगा यहाँ पे और बी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं सी डालूंगी और सी ऐसे होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे रिमूव करना है, रिमूव करना है तो पहले मैं सी को रिमूव करूंगी, मतलब पहले तो ए आया और बाद में सी आया, बट रिमूव कौन हो रहा है, सी हो रहा है। अभी आपको समझ में आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में जाता है वही पहले रिमूव होता है। तो ये बहुत फेमस प्रिंसिपल है स्टैक का। ठीक है, तो जो इंसर्ट होता है लास्ट में वही रिमूव होता है फर्स्ट में। अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हो पेपर में, जो कि है स्टैक्स ऑफ प्लेट, मतलब सारी ये प्लेट्स अरेंज्ड है ऐसे। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये प्लेट्स अरेंज है, तो आप वही प्लेट उठाओगे जो आपने लास्ट में ली है। आपने शादियों में भी गए होगे तो वहां पे भी एक इसमें प्लेट्स अरेंज होती है, तो जो सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी होती है वही सब उठाते हैं। ठीक है, उसको ही रिमूव किया जाता है पहले, तो वो है स्टैक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम के साथ भी, और फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हो कि कैसे स्टैक प्लेट्स की बनती है और जो लास्ट में रखी रहती है उसको ही हम उठाते हैं। ठीक है, तो ये है स्टैक। अभी हम चलते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस स्टैक में क्या होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैक के बारे में आपको अभी समझ ही गया होगा। बेसिक ऑपरेशंस पे चलते हैं। बेसिक ऑपरेशंस में आता है पुश। पुश क्या होता है, इंसर्ट करना एलिमेंट्स को। पुश अगर ऑपरेशन है उसका मतलब है एलिमेंट को इंसर्ट करना स्टैक में। पॉप क्या है, रिमूव करना एलिमेंट को स्टैक में। ठीक है, और देखो सिर्फ स्टैक में पुश और पॉप नहीं रहता, बाकी भी ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे कि पीक रहता है, इज एम्प्टी रहता है, इज फुल रहता है,
ठीक है, तो पिक या इसको पिक बोल सकते हो आप। और बहुत फेमस है टॉप, ठीक है, बहुत फेमस है टॉप, मतलब सी द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। टॉप एलिमेंट को आपको देखना, मतलब स्टैक के अंदर टॉप में कौन सा एलिमेंट है उसको देखना, मतलब उसको डिलीट किए बिना देखना, उसको बोलते हैं पिक या टॉप। अब इज एम्प्टी क्या है? इज एम्प्टी मतलब चेक करना, चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। इज एम्प्टी मतलब चेक करना कि क्या स्टैक एम्प्टी है। इज फुल मतलब क्या? चेक करना कि क्या स्टैक फुल है, ठीक है। चेक इफ स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल, ठीक है। तो इज एम्प्टी मतलब चेक करना स्टैक एम्प्टी है क्या, इज फुल मतलब चेक करना कि क्या स्टैक फुल है, और ये एरे इंप्लीमेंटेशन में यूज होता है। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है। अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लाइक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? तो इसका ऐसा रोल है, मैं आपको पॉइंट्स में लिखाती हूं, यहां पे लिखती हूं, स्टैक इज यूज्ड इनसाइड सीपीयू टू, मतलब क्या ऑपरेशंस के लिए स्टैक यूज होता है सीपीयू में। सबसे पहला है स्टोर टेम्पररी डेटा, कोई टेम्पररी डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए स्टैक का बहुत रोल है। सेकंड है स्टोर फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर्स को स्टोर कराना, ये भी आप स्टैक में स्टैक के लिए इसका भी स्टैक में यूज आता है। फिर स्टोर रिटर्न एड्रेस, अगर कोई रिटर्न एड्रेस है उसको भी स्टोर कराने में स्टैक यूजफुल है। तीसरा फोर्थ वन है इवैल्यूएट एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना, मतलब क्या आंसर आएगा ये एक्सप्रेशन का, उसमें भी स्टैक का बहुत रोल है। और फिफ्थ है हैंडल इंटरप्ट्स, कोई अगर इंटरप्ट्स है तो उसको हैंडल कराने में भी स्टैक का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस है क्यों हम स्टैक को सीपीयू के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं स्टैक पॉइंटर पे, जिसको बोला जाता है एसपी। तो स्टैक पॉइंटर वर्क्स फॉर अ स्पेशल रजिस्टर कॉल्ड स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, मतलब स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये एक स्पेशल रजिस्टर है जिसको बोला जाता है स्टैक, एक स्पेशल रजिस्टर पे वर्क करता है जिसको स्टैक पॉइंटर बोला जाता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि वो जो टॉप एलिमेंट है स्टैक के उसको पॉइंट करके रखता है, और जब पुश होता है तो स्टैक पॉइंटर ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, और जब पॉप होता है तो स्टैक पॉइंटर नीचे की तरफ मूव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ABCD है और हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे है। अगर कोई ऑपरेशन आया पुश, यहाँ पे E आया तो ये स्टैक पॉइंटर यहाँ पे नहीं यहाँ पे पॉइंट करेगा, और अगर E को डिलीट किया गया तो ये स्टैक पॉइंटर नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, फिर D को फिर से। तो ऐसे ये स्टैक पॉइंटर मूव करते रहता है, और स्टैक पॉइंटर क्या है, जो टॉप है एलिमेंट उसको पॉइंट करते रहता है स्टैक पॉइंटर, ठीक है। अभी आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो स्टैक है वो अपवर्ड ग्रो करेगा लो टू हाई मेमोरी में, या डाउनवर्ड ग्रो करेगा हाई टू लो मेमोरी में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में यही होता है। तो मैं ये भी लिख देती हूं कि स्टैक कैन ग्रो, स्टैक कैन ग्रो, दो वे में स्टैक ग्रो हो सकता है, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड जिसको हम बोलते हैं लो टू हाई मेमोरी, लो टू हाई मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोला जाता है जिसको बोलते हैं हाई टू लो मेमोरी, हाई टू लो मेमोरी। और बहुत सारे कंप्यूटर में डाउनवर्ड ही देखा जाता है। देखो अभी हम देखते हैं कि कैसे पुश पॉप
ऑपरेशन वर्क करता है, ठीक है। नाउ देखो पुश ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट द स्टैक पॉइंटर इज अपडेटेड, ठीक है, देन द डेटा इज स्टोर्ड एट द न्यू लोकेशन। इफ स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड, स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बिफोर स्टोरिंग डेटा। मतलब देखो सबसे पहले अगर आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा स्टैक पॉइंटर को, फिर एक डेटा स्टोर कराना पड़ेगा जो कि पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर में, जैसे कि जो है ये स्टैक पॉइंटर है ये 1000 लोकेशन पे पॉइंट करा रहा है। अभी हमको पुश कराना है नंबर 10, ठीक है। अभी हमको डिक्रीमेंट कराना होगा स्टैक पॉइंटर 1 से, और फिर मेमोरी में हमको क्या स्टोर कराना पड़ेगा, ये मेमोरी में 999 में हमको 10 स्टोर कराना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा। डाउनवर्ड स्टैक कैसे ग्रो करता है, तो ये ऐसा ग्रो करता है, ठीक है। और अगर नॉर्मली अगर आप देखो तो पुश अगर आपने इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद में जो स्टैक पॉइंटर है वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया, ठीक है। अभी पॉप ऑपरेशन, इन पॉप ऑपरेशन द डेटा इज रीड फ्रॉम द टॉप लोकेशन एंड देन द स्टैक पॉइंटर इज अपडेटेड, ठीक है। तो पॉप ऑपरेशन कैसे होगा, पॉप ऑपरेशन में सबसे पहले जो डेटा है वो आप रीड करोगे मेमोरी से, जैसे कि 999 लोकेशन से, और फिर उसको स्टैक पॉइंटर में आप अपडेट करा दोगे। पहले रीड होगा फिर अपडेट होगा, ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर रिमूविंग डेटा, तो वैसे इनके पहले डेटा रिमूव हो जाएगा फिर स्टैक पॉइंटर अपडेट होगा, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन है, पुश कराना एंड पॉप कराना इन स्टैक, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ स्टैक ऑपरेशन, तो और 3 ऑपरेशन है, जैसे कि रजिस्टर स्टैक, मेमोरी स्टैक, स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रजिस्टर स्टैक क्या होता है। तो रजिस्टर स्टैक इंप्लीमेंट होता है सीपीयू रजिस्टर्स के थ्रू, ठीक है, और ये फास्टर होता है, रजिस्टर स्टैक फास्टर होता है बट लिमिटेड होता है, क्योंकि जो रजिस्टर का साइज होता है वो खुद लिमिटेड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं रजिस्टर स्टैक के बारे में। रजिस्टर स्टैक सबसे पहले तो ये इंप्लीमेंट होता है, स्टैक इज implemented using CPU रजिस्टर्स, ठीक है। और ये पॉइंट तो लिखा ही है कि रजिस्टर स्टैक फास्ट होता है, लिमिटेड होता है। सो लिमिटेड क्यों होता है, लिमिटेड साइज होता है इसका, क्योंकि रजिस्टर का खुद साइज लिमिटेड होता है, ठीक है। और जो ये रजिस्टर स्टैक है ये कहाँ पे यूज में आता है, लेट्स सी। सो यूज्ड इन, ये कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहले स्मॉल प्रोसेसर्स में, छोटे छोटे प्रोसेसर्स में ये यूज होता है। सेकंड है हाई स्पीड ऑपरेशन में ये यूज होता है, हाई स्पीड ऑपरेशंस में इनका बड़ा रोल है, ठीक है, हाई स्पीड ऑपरेशंस में। अभी हम पढ़ते हैं मेमोरी स्टैक। तो जो मेमोरी स्टैक है ओके, तो इसका पॉइंट लिखते हैं मेमोरी स्टैक का। मेमोरी स्टैक, तो सबसे पहले ये स्टैक स्टोर्ड होता है मेन मेमोरी जैसे कि रैम में, ठीक है। स्टैक इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, और ये जो है इसका जो साइज है ये बड़ा होता है, ठीक है। मेमोरी स्टैक का जो साइज है वो बड़ा होता है, बट ये स्लोअर रहता है रजिस्टर स्टैक से। अभी साइज आपको बड़ा मिलेगा बट जो फास्टर और स्लोअर में रजिस्टर स्टैक ज्यादा फास्ट है और मेमोरी स्टैक स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मेमोरी स्टैक का स्लाइटली स्लोअर है देन रजिस्टर स्टैक,
ठीक है, रजिस्टर स्टैक से थोड़ा सा स्लो है। अब ये कहाँ पे यूज आता है? यूज्ड इन, सबसे पहले तो फंक्शन कॉल में यूज होता है मेमोरी स्टैक। रिकर्शन में अगर आप देखोगे, आपको ये पता है कि स्टैक यूज होता है, बट पर्टिकुलरली कौन सा स्टैक यूज होता है रिकर्शन में? मेमोरी स्टैक यूज होता है। इंटरप्ट हैंडलिंग में भी ये वाला स्टैक आप यूज कर सकते हो, इंटरप्ट हैंडलिंग में भी ये वाला स्टैक यूज में आता है। ठीक है, अभी हम दूसरा पढ़ते हैं, स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक टाइप है स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। सीपीयू ये टाइप में क्या होता है, जो सीपीयू है डज नॉट यूज जनरल पर्पस रजिस्टर। स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयू जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज नहीं करता है। ठीक है, डू नॉट यूज जनरल पर्पस रजिस्टर्स। सेकेंड है, ऑल ऑपरेशंस, सारे के सारे ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैक ओनली, मतलब स्टैक से ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर आपको कैलकुलेट अगर आपको कराना है z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो ये भी स्टैक के थ्रू होगा। सबसे पहले कैसे होगा, आपको पुश कराना पड़ेगा। देखो मैं आपको वो भी बताती हूँ। सबसे पहले क्या स्टेप रहेगी, आपको पुश कराना पड़ेगा x को, दूसरा है आपको पुश कराना पड़ेगा y को, और फिर थर्ड स्टेप है आपको ऐड कराना होगा, और फोर्थ स्टेप है पॉप कराना पड़ेगा z को। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली होगा, और वो पॉप करेगा टॉप के दो एलिमेंट्स को। ठीक है, और फिर एडिंग होगा, और फिर जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो जाके स्टोर हो जाएगा स्टैक में। ठीक है, या आपको जहां पे भी z में स्टोर कराना है, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, अभी इसका एडवांटेज क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो सिंपल रहेगा, उसको ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ऑपरेंड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हो। तो ऐसा स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा ना। अभी हम पढ़ते हैं स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड। देखो स्टैक फ्रेम भी बोला जाता है या एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी बोला जाता है। ये क्या है, तो जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होता है स्टैक में। जैसे कि ऐड एक फंक्शन है, इसको कॉल किया गया तो एक स्टैक क्रिएट हो जाता है, और इसमें एक ब्लॉक ऐड हो जाता है स्टैक में, जिसको बोलेंगे हम ऐड। तो उसी से ही आता है स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, तो व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, तो पता ही है, तो इसमें क्या कंटेंट होता है, ये स्टोर करता है पैरामीटर्स को, लोकल वेरिएबल्स को, रिटर्न एड्रेस को, ओल्ड बेस पॉइंटर को। ठीक है, और ये किस में यूज होता है, रिकर्शन में या नेस्टेड फंक्शन कॉल में एक्टिवेशन रिकॉर्ड यूज होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अभी देखते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो क्या है और स्टैक अंडरफ्लो क्या है। स्टैक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन वी ट्राई टू पुश इनटू फुल स्टैक, मतलब फुल स्टैक है उसमें हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब स्टैक ओवरफ्लो कर रहे हैं। स्टैक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन वी ट्राई टू पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, मतलब कुछ भी नहीं है फिर भी हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो और स्टैक अंडरफ्लो। देखो अभी डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इजी एक्सप्रेशन एविलेट कर सकते हैं हम। ओके, और ये सपोर्ट करता है रिकर्शन को, इफिशिएंट है मेमोरी यूसेज में। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड एक्सेस है, क्योंकि हम सिर्फ टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर पाते हैं, और स्टैक ओवरफ्लो के चांसेस ज्यादा है, और ये स्लोअर है रजिस्टर बेस्ड सिस्टम से। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के।
आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, तो ये एक समरी जैसा है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। स्टैक पॉइंटर क्या है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर क्या है, और कैसे टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी, और ये सारी चीजें, स्टैक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, पुश, पॉप, पीक, टाइप्स ऑफ स्टैक। सो ये हमने ये सारी चीजें देखी। तो ये एक टाइप का समरी ओवरव्यू है आप सबके लिए। ओके, सो यस, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पेपर में अगर कुछ भी आता है तो आप किस वे में, कैसे वे में उसको लिखोगे, तो वो सारी चीजें डिटेल में कवर हो गई है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में जाना है और देखना है कि क्या क्या मिस आउट हुआ है, ठीक है, या मिस आउट नहीं मीन्स क्या क्या आप और लिख सकते हो, या और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना है। ओके, सो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन मतलब एक कमांड देना सीपीयू को कि आपको कैसे टाइप का टास्क परफॉर्म करना है। ऐड करने हैं 2 नंबर, या डेटा को मेमोरी से रजिस्टर में मूव कराना है, कंपेयर कराना है 2 वैल्यूज को, या किसी लोकेशन पे जंप कराना है, लूप कराना है, या ये सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन भी बाइनरी फॉर्मेट में होता है, मेमोरी के अंदर 0 1 के फॉर्मेट में ही होता है। तो ये है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। अभी व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो ये आपको मैंने अभी समझा दिया, ठीक है। बेसिक पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको पता है कि स्ट्रक्चर लेआउट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का बिट्स होता है, और ये बताता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, कहाँ पे डेटा स्टोर कराना है, कहाँ डेटा लोकेटेड है, कहाँ पे आपको रिजल्ट को स्टोर कराना है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी बेसिक पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है, देखो इंस्ट्रक्शन के तो मेनली 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑपकोड का, और ऑपकोड को बोला जाता है, सबसे पहला पार्ट होता है ऑपकोड, और उसको बोला जाता है ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट इसमें ही ऑपकोड के बारे में देखा, बट इतनी डिटेल में नहीं देखा जो अभी हम देखने वाले हैं। तो ऑपकोड क्या है, ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड, ये बताता है टेल्स व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है। जैसे कि एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, या मूव कराना है, या जंप कराना है, और इसका बाइनरी, और ये बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि एड R1 R2, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऐड है ये ऑपकोड है, ठीक है, ये जो ऐड है ये इंस्ट्रक्शन है, और ये जो ऐड है ये है ऑपकोड, ठीक है, ये है ऑपकोड। अभी दूसरा आता है ऑपरेंड, तो ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा कहाँ स्टोर है, कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो ऑपरेंड क्या बताता है, कौन सा डेटा है या कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर में हो सकता है, मेमोरी लोकेशन में हो सकता है, इमीडिएट वैल्यू हो सकती है, तो ये सारा है ऑपरेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, R1 R2 क्या है, ऑपरेंड्स है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड और ऑपरेंड होता है। ऑपकोड मतलब ऑपरेशंस, ऑपरेंड मतलब किसके, कौन से दोनों के बीच में ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, सिंपल है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, तो वही है ऑपकोड और ऑपरेंड, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अगर हम देखें तो फिर आता है ऑपकोड के साथ एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम इंस्ट्रक्शन को देखें तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले आता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से,
ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि यहाँ पे डेटा गिवन है एट R1, R2, R3, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको R1 में स्टोर कराना है R2 प्लस R3, ठीक है। तो ऑपकोड ये हो गया हमारा ऑपकोड, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑपरेंड 1, ये है ऑपरेंड 2 एंड ये है ऑपरेंड 3, ठीक है। तो देखो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट डिसएडवांटेज क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे आता है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये यूज होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज है। अभी ऐसे ही हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को रीड करते हैं। सो 2 इंस्ट्रक्शन एड्रेस में सिर्फ आपको 2 ऑपरेंड मिलेंगे, ठीक है। 3 में आपको 3 ऑपरेंड मिले, 2 में आपको 2 ऑपरेंड मिले, एक को ही हमको यूज करना है स्टोर कराने के लिए, ठीक है। ये खासियत है यहाँ पे, जैसे कि ऑपकोड ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, ऑपकोड ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, और जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसी को ही हमको स्टोरिंग में भी यूज करना है। तो ये 3 एड्रेस से तो छोटा रहता है, बट ये ज्यादा रियल है, ये रियल प्रोसेसर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर को यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं एसी मतलब एक्यूमुलेटर, ठीक है। और इसका इंस्ट्रक्शन रहता है ऐड एक्स। तो कैसा रहता है, एक्यूमुलेटर में ही आपको एक वैल्यू आपको एक्यूमुलेटर से लेनी है, दूसरी वैल्यू आपको ये जो ऑपरेंड है उससे लेनी है, और बैक टू रिजल्ट स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ऑपकोड और सिर्फ एक एड्रेस। तो इंस्ट्रक्शन बहुत छोटा है, बट ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू में यूज होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू में यूज होता है, ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अभी 0 एड्रेस पे आते हैं। 0 एड्रेस में क्या होता है कि ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है सबसे पहले, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन रहता है ऐड, और जो ऑपरेंड्स है वो डायरेक्टली स्टैक से पुश होते हैं, ठीक है। और ये लिख देती हूँ कि यूज्ड इन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा ना, तो वो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को ही यूज करता है। जैसे कि पुश करेंगे हम ए बी को, ऐड पॉप सी, मतलब सबसे पहले हम 2 ऑपरेंड को पॉप करेंगे, उनको ऐड करके फिर से पुश कर देंगे। तो बहुत छोटा इंस्ट्रक्शन है, और ये स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन को ये यूज करता है, ठीक है। तो ये है 0 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आप ये लिख सकते हो सारी चीजें। फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। सो फिक्स लेंथ में क्या रहता है, जो इंस्ट्रक्शन है उसका साइज सेम रहता है, जैसे कि 32 बिट इंस्ट्रक्शन, बट वो जो फिक्स साइज का रहता है वो वेरिएबल नहीं कर सकता, वो वेरी नहीं कर सकता जैसे। और ये इजी डिकोडिंग में यूज होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन में यूज होता है, ठीक है। और जो फिक्स्ड लेंथ का जो एग्जाम्पल है ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये RISC आर्किटेक्चर में यूज होता है, ठीक है। फिक्स लेंथ इसमें यूज होता है, जैसे कि ARM होल्डिंग प्रोसेसर्स में भी इसका यूज है, होल्डिंग्स प्रोसेसर्स में भी इसका यूज है। अभी वेरिएबल लेंथ पे आते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बट ये मेमोरी इफिशिएंट रहता है, बट कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिकोडिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई हो जाती है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल लेंथ है वो किस में यूज होता है, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन यूज होता है, यूज्ड इन CISC आर्किटेक्चर। आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटेल का कॉर्पोरेशन 86 प्रोसेसर्स, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल लेंथ यूज होता है, ओके। अभी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिजाइन। सो कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लेंथ, मेमोरी साइज, रजिस्टर साइज, एड्रेसिंग मोड और सीपीयू आर्किटेक्चर। तो ये सारा कुछ अफेक्ट कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे दिखेगा, ठीक है। एडवांटेजेस पे जाने से पहले हम देखते हैं कि कैसा दिखेगा ये। तो 4 बिट्स ऑक्यूपाई कर ली ऑपकोड ने, उसके बाद में 4 बिट लेट्स से हमने दे दी रजिस्टर को, उसके बाद में 8 बिट हमने दे दी एड्रेस को, ठीक है। तो ये है 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है, 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अभी 4 बिट्स है ऑपकोड को, मतलब कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, यहां से 2 to the power 4 मतलब 16 ऑपरेशन, 16 डिफरेंट ऑपरेशंस पॉसिबल है, ठीक है। 4 बिट रजिस्टर को है मतलब 16 रजिस्टर्स पॉसिबल है, इसका ये मतलब है, ठीक है। और 8 एड्रेस को लाइक डिसाइडेड है, तो 2 to the power 8 मतलब 256 मेमोरी लोकेशंस पे हम रख सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो ऐसा दिखेगा हमारा 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। नाउ देखते हैं एडवांटेजेस प्रॉपर फॉर्मेट के। इफिशिएंट होता है मेमोरी यूज में, फास्टर होता है सीपीयू एग्जीक्यूशन में, सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग को सपोर्ट करता है, और ये डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ रहा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, ओके एवरीवन। सो अगर आपको पेपर में आया तो आप ऐसी सारी इंफॉर्मेशन इजीली लिख सकते हो, ओके। तो चलो अभी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आया है कि डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है। तो आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, फेच करना इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से और फिर उसको एग्जीक्यूट कराना, मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में आपको पूछ रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे वर्क करती है, फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट कराना साइकिल में, ठीक है। तो आपको वही लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको। देखो इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन साइकिल लिखना है, और उसके बाद में आपको ये इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि द सीपीयू अलाउज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ फेच, टू फेच एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, और इसी को ही बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। और फिर फंडामेंटल मैकेनिज्म कैसी है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। फिर आपका आएगा फेच फेज। तो आपको फिर हर एक फेज को अच्छी से डिस्क्राइब करना है कि फेच फेज में क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर होता है जिसमें नेक्स्ट एड्रेस होता है, फिर हम एड्रेस को सेंड करते हैं मेमोरी रजिस्टर से, मेमोरी सेंड करता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी डेटा रजिस्टर से, और फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और जो हमारा पीसी जो कि है प्रोग्राम काउंटर वो अपडेट हो जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें फेच फेज में चलती हैं, तो आपको ये अच्छे से लिखना है। उसके बाद में आपको डिकोड फेज को एक्सप्लेन करना है कि कैसे कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को जो कि स्टोर्ड रहता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जैसे कि
ऑपकोड जैसे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ऑपरेंड्स कौन से लोकेशन पे है और क्या एड्रेसिंग मोड है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये आप सब लोगों को ऐसे लिखना है। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज। सो एग्जीक्यूशन फेज में जो सीपीयू है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन को, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हो तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, डेटा ट्रांसफर करना हो तो डेटा ट्रांसफर कराता है मेमोरी से रजिस्टर में, ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो तो सीपीयू अपडेट कराता है जहाँ पे मतलब लोकेशन है, ठीक है, और पीसी वैल्यू भी अपडेट होती है। और फिर बाद में क्या होता है, जो रिजल्ट रहता है वो स्टोर हो जाता है रजिस्टर में या मेमोरी में, जैसे हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एक रिपीट साइकिल भी होता है, मतलब ये ऐसा साइकिल है जो रिपीट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, जो हमने पहले इंस्ट्रक्शन के लिए किया वही दूसरे इसके लिए रिपीट होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, फेच कराना, डिकोड कराना, एग्जीक्यूट कराना और फिर कंटिन्यू करना वही मैकेनिज्म नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी से लिखनी है। इंस्ट्रक्शन साइकिल पूछा तो आप ये सारी चीजें अच्छी से लिख सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको डिस्क्राइब कराना है माइक्रो इंस्ट्रक्शन कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है describe how micro instructions are arranged in control memory and how they are interpret मतलब कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी में कैसे अरेंज्ड होते हैं और उनको कैसे समझा जाता है। तब तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन क्या है, जो कि यहाँ पे है, आपको सबसे पहले वही लिखना है, ठीक है। फिर हम ये पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर हम आएंगे अरेंजमेंट कैसा है कंट्रोल मेमोरी में। तो सबसे पहले जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर्ड किए जाते हैं स्पेशल मेमोरी में, जिसको कंट्रोल मेमोरी बोला जाता है। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है और कंडीशन बिट्स होती है, ठीक है। और जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है वो अरेंज किए जाते हैं सीक्वेंस में, जिसको हम माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। और हर एक जो मशीन है वो इंस्ट्रक्ट करती है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है कि ईच मशीन इंस्ट्रक्शन हैज इट्स ओन माइक्रो प्रोग्राम अरेंज लॉजिकली इन कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। तो ईच मशीन इंस्ट्रक्शन, हर एक मशीन इंस्ट्रक्शन का उसका एक अपना माइक्रो प्रोग्राम है जो कि अरेंज होता है लॉजिकली कंट्रोल मेमोरी में, ठीक है। तो ये है अरेंजमेंट। उसके बाद में आपको लिखना है एड्रेसिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेसिंग है वो कैसे होती है, जैसे कि हर एक इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक एड्रेस होता है और द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जिसको CAR भी बोला जाता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन द नेक्स्ट एड्रेस इज डिटरमाइंड ईदर सिक्वेंशियली और बाय ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में फॉर्मेट आपको लिखना है कि क्या फॉर्मेट है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, उसमें आता है कंट्रोल फील्ड जो कि स्पेसिफाई करता है कंट्रोल सिग्नल्स को रजिस्टर के लिए, ALU और मेमोरी होता है, कंडीशन फील्ड होता है जो कि स्पेसिफाई करता है टेस्ट कंडीशंस को, पास हुआ तो कौन से एड्रेस पे जाना है, नहीं हुआ तो कौन से, एंड नेक्स्ट एड्रेस होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि अगला क्या एड्रेस होगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग है माइक्रो इंस्ट्रक्शन की। ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि इंटरप्रेट कैसे होता है, फेचिंग एंड डिकोडिंग। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो द एड्रेस स्टोर्ड in the control address register is sent to control memory and the selected micro instruction is loaded into the control buffer register and the control field is decoded and each byte corresponds to a specific control signal। तो ऐसी होती है fetching and decoding, ठीक है। तो माइक्रो जो एड्रेस है वो स्टोर किया जाता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर पे, फिर उसको भेजा जाता है कंट्रोल मेमोरी में, और फिर जो सिलेक्टेड जो अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो लोड किया जाता है कंट्रोल रजिस्टर बफर पे, ठीक है।
एंड द कंट्रोल फील्ड इज डिकोडेड, जो कि कंट्रोल फील्ड है, फिर उसको डिकोड किया जाता है कि क्या कराना है, और हर एक बिट फिर करस्पॉन्ड करती है माइक्रो सिग्नल्स को, मतलब कि कौन से माइक्रो सिग्नल्स, अभी कंट्रोल सिग्नल्स तो आपको पता ही है, ठीक है, तो कैसे ये चीजें वर्क करती है, तो ये है, हो जाती है फेचिंग एंड डिकोडिंग। तो अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेशन, उसके बाद में उसकी वर्किंग, एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस है कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मेट के साथ लिखना है, तो वो हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।